मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस क्लास में आप लोग देख रहे हैं 15 मिनट की बायोलॉजी। 15 मिनट की बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्वपोषण क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं स्वपोषण को। स्वपोषण देखिए, हमने हेडिंग लगा दिया स्वपोषण। स्वपोषण का अर्थ होता है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट ना हो, उसे स्वपोषण कहते हैं। ये ज्यादातर पेड़ पौधों में होता है। कुछ पेड़ पौधों को छोड़ दिया है तो बाकी सभी पेड़ पौधों में स्वपोषण ही होता है। तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसका अच्छा आंसर लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ये तो हम जान गए। लेकिन आखिरकार पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उनको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें अपना भोजन बनाने के लिए मतलब नमक, चावल, दाल, ये सब की आवश्यकता होती है, वैसे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला चीज जो उनको आवश्यक होता है वो क्लोरोफिल होता है। इसी को पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है। ये क्लोरोफिल सब क्या होता है? तो ये पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, पहले से ही पाया जाता है, जिसके चलते पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। तो एक चीज तो हो गया। तो ये तो सब कहीं से लेते नहीं है, ये इनमें जन्म से ही पाया जाता है। पेड़ पौधों में जन्म से ही पाया जाता है क्लोरोफिल, इसी के चलते उनके पत्तियों का रंग हरा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। दूसरा CO2। CO2 ये पौधों में कैसे आता है, ये समझने वाली बात है। पेड़ पौधे CO2 वायुमंडल द्वारा लेते हैं। हमारा जो वायुमंडल है जिसमें सभी गैसें हैं उससे वो CO2 लेते हैं। जैसे हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे वो लोग भोजन बनाने के लिए CO2 लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। ये उनमें जाता कैसे है, इसके लिए हमको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया समझने की आवश्यकता होती है। मैंने यहाँ पे पेड़ पौधे की एक पत्ती का फोटो बनाई, इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। ये छेद जो है, मैंने ये 2 फोटो बनाए हैं, ये मानव के होंठ के आकार का होता है। ये बंद छेद है, ये खुला छेद है। तो ये रंध्र, इनको रंध्र कहते हैं हिंदी में, स्टोमाटा कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये बंद कब होता है और खुलता कब है? तो पेड़ पौधे जितने भी वायुमंडल से मतलब मिट्टी से जितना जल लेते हैं उसका थोड़ा भाग ही अपने में यूज कर पाते हैं, बाकी सबको वो क्या कर देते हैं, बाकी सबको वो निकाल देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो बाकी सब जो उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? वो पहले जो एक्स्ट्रा जल होता है वो उनकी पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में जब पहुंचता है तो पत्तियां थोड़ी सी फूल जाती हैं, पानी में भीगने के बाद कुछ भी फूल जाता है। पत्तियां जब फूलती हैं तो उनके छेद खुल जाते हैं, ये स्टोमाटा रंध्र खुल जाते हैं। और रंध्र जब खुलता है तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, धूप, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया मैंने बताया कि दिन में ही होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। तो उसमें जब धूप पड़ेगा तो धूप से क्या हो जाएगा, ये उसका जल वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, है ना। और जब वो खाली होता है तो फिर बंद होता है, लेकिन बंद होता है तो उसके पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आके मतलब अंदर चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया और वो स्टोमाटा बंद हो गया। तो इस प्रकार हमारे पौधों में CO2 जाता है। तो ये CO2 भी उन्होंने ले लिया। इस चीज को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के समय, हालांकि अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये थर्ड जल, ये जल कहां से आता है? जल और कुछ खनिज लवण ये पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से लेते हैं, भूमि में से लेते हैं। और लास्ट सूर्य का प्रकाश, ये इनको सूर्य से मिलता है। ये चारों चीज लेके अपना भोजन बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये स्वपोषण हमारा खत्म होता है। लेकिन आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो उसका आप डेफिनेशन लिखेंगे। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और मिट्टी से जल और खनिज लवण देकर अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधों में भोजन तैयार करने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और वो लिखने के बाद आप ये वाला समीकरण लिख देंगे, है ना। ये एक रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का, इसको आप लिख देंगे। क्योंकि अगर ये आप परिभाषा के साथ अगर ये लिख देते हैं तो 2 नंबर में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, ये CO2 ले लिया, है ना, ये जल ले लिया, और ये सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल तीर के चिन्ह के ऊपर नीचे लिख देते हैं। और ये बनाता है ग्लूकोज,
पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, है ना, इसी को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो ये ग्लूकोज बना लिया और ये ऑक्सीजन भी बनाता है। तो ऑक्सीजन जो बनाता है वो उत्सर्जित कर देता है, इसके लिए ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। अब ये उत्सर्जित करता है तो हम लोग सांस लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मतलब हम लोग जो शोषण के दौरान CO2 छोड़ते हैं वो पेड़ पौधों के लिए जरूरी होता है, और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे लिए जरूरी होता है। और ये जल, तो अभी मैंने बताया कि वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं, जल को पत्तियों में मतलब के माध्यम से वाष्पोत्सर्जित करते हैं। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन देखना हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वाष्पोत्सर्जन कैसे देख सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन देखने के लिए एक आप क्या कीजिएगा, एक पौधे को प्लास्टिक में बंद करिए, सफेद रंग की प्लास्टिक में, और धूप में छोड़ दीजिएगा। 4-5 घंटे बाद देखिएगा प्लास्टिक पे छोटे छोटे पानी के बूंद जमा हो गए थे। वो पानी के बूंद कहाँ से आते हैं? अरे वही तो वाष्पोत्सर्जन को समझने वाली बात है। पत्तियों में से जो पानी निकलता है वाष्प बन के, गैस बन के, वो प्लास्टिक लगा हुआ है तो ऊपर तो जा नहीं पाएगा, फिर ठंडा होकर वो पानी के रूप ले लेता है। ये है हमारा स्वपोषण और प्रकाश संश्लेषण खत्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको नोट्स से अवेलेबल करवाए जाएंगे। अब कल मैंने बताया था कि नोट्स कैसे अवेलेबल होगा। तो नोट्स जो लोग ऑफलाइन मतलब जो लोग हमारे आसपास के हैं, जैसे पूर्वी चंपारण में हमारा कोचिंग चलता है, तो पूर्वी चंपारण के जो लोग हैं वो लोग तो मतलब उनको कोचिंग से अवेलेबल करवाया जा सकता है। जो लोग दूर के हैं, जो देख रहे हैं सिर्फ, तो उनको अपना व्हाट्सअप करेंगे मैसेज और व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा वो नोट्स का PDF फाइल, है ना। सारा नोट्स आपको एकदम फ्री में दिया जाएगा, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 90069947 और 88। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे कि हमको नोट्स चाहिए तो वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अब वीडियो का अगला भाग शुरू करते हैं और देखते हैं विषम पोषण। विषम पोषण क्या है? तो विषम पोषण की वह विधि है जिसमें मतलब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। समझ के बात को। तो विषम पोषण में हम देखते हैं कि जीव दो तरह के होते हैं, एक तो एक कोशिक जीव और दूसरे बहुकोशिक जीव। तो वैसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिक कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। अमीबा, पैरामीशियम, चाहे कुछ विषाणु होते हैं, ये सब एक कोशिक होते हैं। और बहुकोशिक कौन होते हैं? जो हमें दिखाई देते हैं। एक कोशिक जीव तो हमें दिखाई भी नहीं देते। किसी ने अमीबा देखा है? अमीबा आप अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है ना। तो वैसे बहुकोशिक जीव कौन है? जो हमें दिखाई देते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हो, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सब बहुकोशिक जीव है। तो बहुकोशिक जीव और एक कोशिक जीव समझ गए। हमको सभी जीवों में पोषण के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 एक कोशिक जीवों के बारे में पढ़ना है और एक बहुकोशिक जीव के बारे में पढ़ना है। 2 एक कोशिक जीव कौन कौन से हैं? तो 2 एक कोशिक जीव अमीबा और पैरामीशियम है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और एक बहुकोशिक जीव कौन सा है? मानव, जिसके बारे में पोषण हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 10वीं क्लास के पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा नाम का एक कोशिक जीव जिसमें पोषण होता है। तो अमीबा का चित्र बनाकर उसमें पोषण की विधि का वर्णन करने के लिए आता है। जब ये आया तो समझो कि मजा आ गया। क्यों? क्योंकि अमीबा का कोई भी चित्र बना दो गलत नहीं होता। अमीबा का शरीर जो होता है उसकी एक फिक्स रचना नहीं होती, वो अपने शरीर का आकार बदलते रहता है। जैसे आप यहाँ पे मैंने देखिएगा, ऐसे अमीबा का बढ़िया चित्र आप अपने किताब में देख लीजिएगा कहाँ बनाया हुआ है। मैंने बस ऐसे ही बना दिया, मैं चित्रकार तो हूं नहीं। तो ये अमीबा है हमारा, कैसे भी आकृति बना दो, ये अमीबा है। इसने देख लो यहाँ भोजन मैंने लिख दिया, इसका भोजन यहाँ दिख गया इसको। अब जब ये भोजन देखता है तो अपने शरीर को ऐसे मोड़ता है ताकि उसमें 2 ठो उंगली के जैसे प्रवर्ध निकल जाए। ऐसे माने ऐसे 2 ठो उंगली के जैसे आकृतियां बाहर आ जाए। तो 2 उंगली जैसे प्रवर्ध निकल जाता है इसका, उसको पुटपाद कहा जाता है। ये देखो 2 निकल लिया, इसको पुटपाद कहते हैं। अभी दोनों के सहायता से क्या करेगा? भोजन को पकड़ लेगा और पकड़ के इसको अंदर लेके जाएगा। अंदर जब ले जाता है तो इसमें रसधानी का निर्माण होता है। ये रसधानी है, गोलाकृति
कि रसधानी है, इसमें रसधानी बन गई। अब रसधानी में भोजन जाता है तो भोजन वहीं पचता है। अब रसधानी में क्या होता है, उसमें तो कुछ जल भी की मात्रा पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, उसमें कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स वैसे रसायन है जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो अमीबा में भी एंजाइम निकलता है, मानव में भी एंजाइम निकलता है। जैसे सबसे कॉमन एंजाइम है जिसको सबने देखा है, लार। लार भी तो एंजाइम है, मुख में से निकलता है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वैसे अमीबा की रसधानी में से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो उसका भोजन पचाते हैं। अब जितना भोजन आप करते हैं सब तो आपके शरीर में जाता नहीं है, कुछ अनावश्यक पदार्थ भी उसमें होते हैं, वो उत्सर्जित हो जाते हैं। तो अमीबा जैसे भोजन कर लिया, अब इसमें जो अनावश्यक पदार्थ है उनको फिर से कुटपाद बनाएगा और बाहर निकाल देगा। यहाँ देखिए, यहाँ भोजन कर लिया, कुटपाद से पकड़ लिया, सॉरी भोजन देखा, कुटपाद से पकड़ लिया, यहाँ रसधानी में पाचन हो गया और उत्सर्जित पदार्थ को पुनः कुटपाद के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो अगर इसका 5 नंबर में वर्णन करने के बाद तो आप लिखेंगे कैसे कि अमीबा एक कोशिक जीव है जिसमें जो भोजन को देखकर अपने शरीर में 2 उंगली जैसे प्रवर्ध निकालता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। वो दोनों कुटपादों की सहायता से भोजन को पकड़ लेता है और भोजन का अंतर्ग्रहण करके वह मतलब रसधानी में लेके जाता है। रसधानी में जल के साथ एंजाइम की मात्रा पाई जाती है, जहां भोजन का पाचन होता है। भोजन को पाचन होने के बाद मतलब पाचित भोजन को, आवश्यक पदार्थों को पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, तो अनावश्यक पदार्थ को पुनः वह उत्पाद विकसित करके और उन्हें उत्सर्जित कर देता है। यह और ये लिख के आप क्या करेंगे कि ये चारों चित्र बना देंगे, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए पैरामीशियम, पैरामीशियम के बारे में आज तक कोई परीक्षा में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ दे तो पैरामीशियम के बारे में अगर कुछ पूछ दे तो पैरामीशियम का चित्र भी आसान होता है। उल्टा चप्पल जैसा आकृति बना देगा, चप्पल जैसा होता है वैसे ही पैरामीशियम की आकृति होती है। और इसमें बस एक बात याद रखना, इसके ये जो बाल जैसी संरचना पाई जाती है इसके शरीर के ऊपर, इन्हें सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया के माध्यम से, ये कहीं भी भोजन को देखेगा तो ये सीलिया के माध्यम से इसको घुमा के लेके आएगा। ये अमीबा की तरह कहीं से भोजन नहीं ग्रहण करता, इसमें एक फिक्स जगह होता है। ये देख लीजिए, यहाँ से यह भोजन को, इसका मुख होता है, यहाँ से ये भोजन ग्रहण करता है। अब इस सीलिया के माध्यम से पकड़ पकड़ कर यहाँ पर लाएगा और यहाँ पर लाने के बाद भोजन को खा लेगा। तो ये पैरामीशियम के बारे में आपको परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, बस इतना थोड़ा सा मैंने बता दिया काफी है। अमीबा इंपॉर्टेंट है, अमीबा को पढ़ लीजिएगा। और अब पार्ट 3 आएगा इस मतलब वीडियो का, वहां हम लोग मानव में पोषण पढ़ लेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।